नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक डेमो क्लास देने चल रहा हूं। आज मैं आप लोगों को एक डेमो क्लास दूंगा क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं 2000 एमसीक्यू। दोस्तों, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपका सुपर टेट और केवीएस जैसे एग्जाम निकल जाए तो इस क्लास को आप डेली फॉलो करिए। दोस्तों, आज आप लोग बताएंगे हमें कि इस क्लास को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। कमेंट करके बताएंगे पूरी क्लास को देखने के बाद। इस बात की मैं दावा करता हूं कि अगर कोई छात्र हमारे साथ लगातार इस सीरीज को फॉलो कर लेता है तो ये मान के चले वो अच्छा मार्क्स हासिल कर सकता है सुपर टेट और केवीएस जैसे एग्जाम में। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि आपको शून्य से शिखर तक पहुंचाने की। आपकी जिम्मेदारी ये है कि हमारा सहयोग करने की। अगर आप लोगों ने हमारा सहयोग किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया, तो मैं निश्चित तौर पर दावा करता हूं कि आपको अच्छे मार्क्स से दिलाऊंगा सुपर टेट और केवीएस जैसे एग्जाम में। बस आप पूरी क्लास को अच्छे से देखिए ईमानदारी से और एक एक बातों को समझिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो लाइव चैट के बजाय आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को रखिए, उसका जवाब हमारे द्वारा तुरंत दिया जाएगा। दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं। बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वो है हिस्ट्री से। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में पूछा ही जाता है। देखिए, प्रश्न ये है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था। दोस्तों, तो पहला ऑप्शन कहता है कि ब्रह्म समाज, और दूसरा ऑप्शन कहता है आर्य समाज, और तीसरा ऑप्शन अगर देखा जाए तो क्या कहता है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, और चौथा ऑप्शन कहता है रामकृष्ण मिशन। दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए। अगर आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, प्रयास तो बनता ही है। चलिए आइए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज हो जाएगा। तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन अगर कोई था दोस्तों तो ब्रह्म समाज था। कौन सा आंदोलन था? ब्रह्म समाज था। आइए अतिरिक्त जानकारी के रूप में ब्रह्म समाज के बारे में अच्छे से समझते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, बस पूरी क्लास को आप देखिए। निश्चित तौर पर आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। बस पूरी क्लास को अच्छे से देखिए। ब्रह्म समाज के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1828 को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 को हुई थी। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी तो आपको ये बताना है कि 20 अगस्त 1828 को। दूसरी बात करते हैं, इस समाज की स्थापना किसने किया था, यानी कि इस समाज का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो इस समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा, कमेंट करके जल्दी से बताइए कि इस समाज के संस्थापक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय के बारे में बात करते हैं तो ये जो राजा शब्द आपको दिख रहा है, ये राजा शब्द पहले इनके नाम के आगे नहीं था। पहले इनका नाम था मोहन राय था दोस्तों, यानी कि राम मोहन राय था इनका नेम। लेकिन एक व्यक्ति था जो मुगल सम्राट में आता है दोस्तों, जिसका नेम था अकबर द्वितीय था। क्या नाम था इसका? अकबर द्वितीय था। यही जो अकबर द्वितीय था, इसने ही क्या किया था, राजा की उपाधि दिया था। तो इसने ही क्या किया था, इनको राजा की उपाधि दिया था, और तभी से इनका नेम क्या पड़ गया, राजा राम मोहन राय पड़ गया दोस्तों। तो पहले इनका नाम था राम मोहन राय था दोस्तों, लेकिन राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। ध्यान रखिएगा, अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय ने क्या उपाधि दिया था दोस्तों? तो राजा की उपाधि दिया था। ठीक है, तो जिसके वजह से इनका नेम क्या पड़ जाता है, राजा राम पड़ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह जो ब्रह्म समाज था दोस्तों, यह किस प्रकार का आंदोलन था। तो अगर इसके बारे में बात करते हैं तो यह जो आंदोलन था दोस्तों, एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था। सामाजिक धार्मिक आंदोलन का मतलब क्या हो जाता है कि समाज में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ यह आंदोलन था। समाज में किस प्रकार की कुरीतियां फैली हुई थी, जैसे कि सती प्रथा की बात करते हैं,
किस प्रकार की कुरीतियां फैली थी दोस्तों? तो सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब क्या हो जाता है? जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती थी दोस्तों तो उसको भी सती होना पड़ता था, मतलब आग में जलना पड़ता था या उसको भी उसी के साथ मरना होता था, तो उसी को क्या कहा गया दोस्तों? सती प्रथा कहा गया है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ब्रह्म समाज जो था एक प्रकार का धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था और समाज में जो फैली कुरीतियां था उसके खिलाफ। और किस प्रकार की कुरीतियां फैली थी? तो दोस्तों सती प्रथा और बाल विवाह जैसे कुरीतियां फैली थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, राजा राम मोहन राय के बारे में बताया, जिन्होंने क्या किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और कब किया था? 20 अगस्त 1828 को किया था। राजा राम के राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा राम को जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राजा की उपाधि किसने दिया था दोस्तों? तो अकबर द्वितीय ने किया था। और किस प्रकार का आंदोलन था दोस्तों? तो सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। चलिए दूसरी बात करते हैं इनके बारे में, अभी कहीं जाइएगा नहीं और भी समझिएगा। देखिए ये ब्रह्म समाज की स्थापना करने से पहले इन्होंने 1815 में एक और सभा की स्थापना किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने ही। तो राजा राम मोहन राय ने ही क्या किया था दोस्तों? 1815 में आत्मीय सभा का भी गठन किया था। किसका गठन किया था? आत्मीय सभा का। किसका गठन किया था दोस्तों? तो आत्मीय सभा का इन्होंने गठन किया था। देखिए जो मैं लिख रहा हूं लिखने पर मत जाइएगा, लिखना हो सकता है गलत हो जाए क्योंकि लिखने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1815 में ही क्या हुआ था? आत्मीय सभा का भी गठन इन्होंने किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। अच्छा, इन्होंने जो समाज की स्थापना किया था दोस्तों, जो इन्होंने समाज की स्थापना किया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? या राजा राम मोहन राय के जो समाज की इन्होंने ब्रह्म समाज की जो इसका स्थापना किया था दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था एकेश्वरवाद पर बल देना। एकेश्वरवाद पर बल देने का मतलब क्या हो जाता है? ये कहते हैं कि ईश्वर एक ही है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना है, समाज में जो एक गलत प्रथाएं चल रही हैं उसको समाप्त करना है, यही इनका उद्देश्य था। और दरअसल आगे चलकर क्या होता है दोस्तों? 1829 में क्या होता है? 1829 में क्या होता है? सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। 1829 में क्या होता है? सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा कानून बनाया जाता है। और उस कानून के माध्यम से क्या किया जाता है? 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। आज कुछ लोगों को एक और बात पहली बार पता चलेगी दोस्तों कि 1829 के बाद एक और कानून बनाया गया था, जब भारत देश 1947 के बाद आजाद हो गया था। देखिए जब भारत 1947 में आजाद हो जाता है तो उसके बाद सती प्रथा के खिलाफ ही एक और कानून भारत बना देता है। अब इस बार कौन बनाता है? स्वतंत्र भारत के लोग बनाते हैं, यानी कि भारत सरकार बनाती है, एक और कानून बनाती है। और वो कानून कब बनाई जाती है दोस्तों, या वो कानून कब बना जाता है? तो 1987 में यह कानून बनाया जाता है सती प्रथा के विरोध में। तो सती प्रथा के विरोध में एक और कानून बना दिया जाता है, भारत सरकार द्वारा बनाया जाता है। और कब बनाया जाता है दोस्तों? तो 1987 में। 1987 में भारत की संसद ने एक और कानून बना दिया सती प्रथा के विरोध में कि सती प्रथा जैसे जो कुरीतियां चल रही हैं उसको बंद होना चाहिए। चलिए एक प्रश्न, अब मैं जितने भी प्रश्न पूछूंगा उसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा। जल्दी से लाइव चैट ओपन करिए और जवाब देते चलिए। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करके लिखिए। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट करके लिखिए। तो और क्या हो जाएगा आंसर? 20 अगस्त 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था या संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय हैं। जल्दी से कमेंट करके लिखिए। आत्मीय सभा का गठन कब किया गया था? आत्मीय सभा का गठन कब किया गया था? जल्दी से कमेंट करके लिखिए, जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। आत्मीय सभा का गठन कब किया गया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? जल्दी से कमेंट करके लिखिए। राजा राम की उपाधि किसने दिया था दोस्तों? राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। इसको ध्यान रखिए जल्दी से। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानून बनाकर कब सती प्रथा को बंद कर दिया? तो 1829 में बंद कर दिया। जल्दी से कमेंट करके लिखिए। फिर भारत की संसद ने भी कानून बनाया सती प्रथा के विरोध में, कब बनाया था दोस्तों? तो जल्दी से कमेंट करके लिखिए। 1887 में बनाया था। देखिए आपको याद हो गया ना, आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी जैसे मैंने आपको समझाया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर और भी ऑप्शन है, आइए समझ लेते हैं। ये जो ऑप्शन है इसके बारे में भी
आइए समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक है आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इनको भी कमेंट करके जल्दी से लिखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जल्दी से कमेंट में लिखिए कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। जल्दी से कमेंट में कमेंट करिए, टाइपिंग करते चलिए ताकि आपका मन लगा रहे। जल्दी से कमेंट करते चलिए दोस्तों। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। इन्होंने नारा दिया था दोस्तों, वेदों की ओर लौटो। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जनक कौन है? थियोसॉफिकल सोसाइटी के जनक कौन है? तो मैडम HP ब्लावस्की हैं। मैडम HP ब्लावस्की हैं दोस्तों। मैडम HP ब्लावस्की हैं, इनका भी नेम ध्यान रखिएगा। और कर्नल और दूसरे व्यक्ति थे कर्नल अलकाट दोस्तों, इनका भी नेम ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सॉरी यार, फटाफट भाग रहा ना। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रामकृष्ण मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, चारों ऑप्शन के हमने आंसर बता दिया। चारों ऑप्शन के हमने आंसर बता दिया और बहुत अच्छे तरीके से बताया। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जल्दी से कमेंट करके लिखिए। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। जिन्होंने क्या बताया था? जिन्होंने कौन सा नारा दिया था दोस्तों? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जनक कौन माने जाते हैं? तो मैडम HP ब्लावस्की माने जाते हैं और कर्नल अलकाट माने जाते हैं। फिर हमने आपको बताया दोस्तों, रामकृष्ण मिशन हंस के बारे में बात करते हैं। रामकृष्ण मिशन हंस की बात करते हैं या रामकृष्ण की बात करते हैं, रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं, तो इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। अब इसका जवाब देने में आपको कठिनाई नहीं होगी, जिस तरह से हमने आपको समझाया हुआ। चलिए, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था दोस्तों, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना। दूसरा ऑप्शन कहता है एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। और तीसरा ऑप्शन कहता है A और B दोनों सही हैं। और फिर अगर देखा जाए दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है। जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छे से बता दिया था अभी हमने आपको। चलिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था दोस्तों? ब्रह्म समाज का उद्देश्य था A और B दोनों ही था कि धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना। मतलब एक तरीके से जो धर्म की बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको खत्म करना है और एकेश्वरवाद का प्रचार करना है कि ईश्वर एक ही है, हमें आपस में नहीं लड़ना और झगड़ना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? तीसरा सही हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं, तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था? ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था दोस्तों? कि नहीं, कौन सा था जिसका उद्देश्य सती प्रथा और समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था दोस्तों? एक ऐसा भी संगठन था जैसे कि ब्रह्म समाज क्या कर रहा था? बुराइयों को खत्म करने की बात कर रहा था। तो एक संगठन ऐसा भी था जो कह रहा था जो चीजें चल रही हैं उसको चलते रहना चाहिए, ठीक है, उसका एक तरीके से ऐसे ही बना रहना चाहिए। मतलब उनको लगता था कि एक तरीके से धर्म या जो नियम बन चुके हैं वो नियम ऐसे ही बना रहना चाहिए दोस्तों। एक कौन सा ऐसा एक तरीके से संगठन था? पहला ऑप्शन कहता है धर्म सभा, दूसरा ऑप्शन कहता है तत्वबोधिनी सभा, और तीसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों आर्य समाज, और चौथा ऑप्शन कहता है दोस्तों प्रार्थना समाज। जल्दी से जवाब दीजिए कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धर्म सभा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसका उद्देश्य ये था कि सती प्रथा तथा अन्य जो सुधार है उनका विरोध करना। तो दोस्तों ये था धर्म सभा था। अब धर्म सभा के बारे में बात कर लेते हैं। तो धर्म सभा के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे राधा कांत देव थे।
राधाकांत देव थे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बार मैं लिख देता हूं, तो इसके संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे। कौन थे? राधाकांत देव थे दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव थे, जिनका मुख्य उद्देश्य ये था कि एक तरीके से जो समाज की ब्रह्म समाज का विरोध करना या सती प्रथा वगैरह जो चल रही हैं उसका समर्थन करना, कह सकते हैं इनका ही काम था या इनके संगठन का काम था। अब बात ये कर लेते हैं कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक की बात करते हैं तो इसके संस्थापक थे दोस्तों देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। तो कौन थे? इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। जल्दी से कमेंट करके लिखिए, जल्दी से बताइए तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे। अगर आपको समझ में आ गया है जल्दी से कमेंट करके लिखिए, लाइव चैट में देवेंद्र नाथ ठाकुर लिखिए, देवेंद्र नाथ ठाकुर लिखिए, देवेंद्र नाथ ठाकुर लिखिए। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। याद कर लीजिए हमारे साथ, अगर आप हमारे साथ याद करते चलेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आर्य समाज के संस्थापक कौन है। अभी बताया था, जल्दी से कमेंट करिए। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जल्दी से कमेंट करिए। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जल्दी से कमेंट करिए। अभी मैंने आपको बताया था इसके पहले, तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे, आर्य समाज के संस्थापक थे। और इन्होंने कौन सा नारा दिया था? जल्दी से कमेंट करके लिखिए, जल्दी से कमेंट करके लिखिए कि इन्होंने कौन सा नारा दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया था, वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात ये कर लेते हैं कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे दोस्तों आत्माराम पांडुरंग थे। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। ये बातें ध्यान रखिए, एक पहले व्यक्ति हो जाते हैं आत्माराम पांडुरंग और दूसरे व्यक्ति का नेम याद रखिएगा महादेव गोविंद रनाडे थे। महादेव गोविंद रनाडे भी थे इनके सहयोग में। और तीसरे व्यक्ति थे दोस्तों आरजी भंडारकर। आरजी भंडारकर का भी नेम ध्यान रखिएगा। तो तीन व्यक्ति थे जिन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। पहले व्यक्ति आ जाते हैं आत्माराम पांडुरंग। जल्दी से कमेंट में लिखिए पहले व्यक्ति कौन थे। तो आत्माराम पांडुरंग थे, जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। और दूसरे का नेम ध्यान रखिएगा महादेव गोविंद रनाडे, जल्दी से कमेंट में लिखिए। और तीसरी बात ध्यान रखिएगा आरजी भंडारकर। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया प्रार्थना समाज के संस्थापक तीन थे। कौन कौन लोग थे? आत्माराम पांडुरंग, दूसरी बात करते हैं महादेव गोविंद रनाडे और तीसरी बात करते हैं दोस्तों आरजी भंडारकर। देखिए हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। और धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे, मैंने बता ही दिया। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। फिर हमने आपको बताया आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे, आरजी भंडारकर। देखिए कितना बेहतर तरीके से हमने आपको बता दिया। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो इसका जवाब देने में तो आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। चलिए इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों धर्म सभा की संस्थापक कौन थे? जल्दी से बताइए। राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती। अब इसका जवाब तो गलत होना ही नहीं चाहिए, इसका जवाब गलत तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी ही प्रवीण सर ने हमें बताया था। तो दोस्तों बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा राधाकांत देव। तुरंत लिख दिया करें नेम। ए ऑप्शन हटाओ, अब नेम लिखने की आदत डाला करें आप, ठीक है। ए ऑप्शन आप खट टच कर देते हैं तो भूल जाते हैं, अगर नेम लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन थे? राधाकांत देव थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और राधाकांत देव का उद्देश्य क्या था? सती प्रथा वगैरह जो चल रही थी उसका समर्थन करना था, क्योंकि ये क्या कर रहे थे? ब्रह्म समाज का विरोध कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे? ब्रह्म समाज का विरोध कर रहे थे कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई है वो बिल्कुल गलत की गई है, जैसे जो प्रथाएं चल रही हैं पहले से उसको चलती रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ये होगा इसमें इतिहास का लास्ट प्रश्न होगा, बाकी इसके बाद आएंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे। कहीं जाइएगा नहीं, बड़ा ही मजा आने वाला है आपको, कहीं जाइएगा नहीं। बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक बातें को मैं समझाने वाला हूं। अगर आप लोगों ने सहयोग दिया तो निश्चित तौर पर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर मैं केवल एमसीक्यू से भी मैं अगर आपकी तैयारी करवा दूं तब भी आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे, एक भी क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जब मैं टॉपिक बढ़ाऊंगा तो फिर तो मान के चलिए एक भी टॉपिक से आपके कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन,
और लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड लिटन और लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों अब इसका जवाब देने में तो आपको कठिनाई होगी ही नहीं, जल्दी से इस व्यक्ति का नेम लिखिए। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो सती प्रथा का उन्मूलन किया था दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। और किसके कहने पर किया था? राजा राम मोहन राय के कहने पर वो किया था। और राजा राम मोहन राय के बारे में एक और बातें बताऊं आप लोगों को जो मैंने नहीं बताया था। राजा राम मोहन राय ऐसे व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हुई थी लंदन में हुई थी दोस्तों, ठीक है। मतलब भारत में इनकी मृत्यु भी नहीं हुई थी बल्कि इनकी विदेश में मृत्यु हुई थी। तो कई बार आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि राजा राम मोहन राय जो इतना अच्छा इन्होंने समाज के लिए काम किया था, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, उनकी डेथ कहाँ पर हुई थी, भारत में या किसी दूसरे देश में हुई थी, या कह सकते हैं उस देश का नाम दे सकता है, अलग अलग तरह के ऑप्शन डाल सकता है। तो ध्यान रखिएगा लंदन में ही उनकी मृत्यु हुई थी। सोचिए एक बार, ठीक है। जो व्यक्ति भारत के लिए काम कर रहा था उसकी मृत्यु हुई थी लंदन में हुई थी। बाकी जब मैं राजा राम मोहन राय के बारे में आपको पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा। ये मान के चलिए उनकी किताबें वगैरह भी पढ़ा दूंगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1829 में किया गया था। और भारत की संसद ने भी एक कानून बनाया था। कब बनाया था? जल्दी से कमेंट करके लिखिए। भारत की संसद ने भी बनाया था जब भारत देश आजाद हो गया था तब। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत की संसद ने कब कानून बनाया था सती प्रथा के खिलाफ? तो 1987 में। ध्यान रखिएगा भारत की संसद ने भी कानून बनाया था, 1987 में बनाया था दोस्तों सती प्रथा के खिलाफ, कि सती प्रथा जैसे जो कुरीतियां चल रही हैं उसको बंद होनी चाहिए। और उसी के बाद से अगर देखा जाए तो पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाता है सती प्रथा में आजाद भारत, असती प्रथा को आजाद भारत में। चलिए अब आइए बात करते हैं दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से प्रश्न, ठीक है। हर एक क्वेश्चन मतलब हर एक सब्जेक्ट से मैंने क्या किया है, 4-4 प्रश्न लिया हुआ है, ठीक है। 4-4 5-5 प्रश्न लिया हुआ है। आप लोग बताइएगा क्या मैं केवल हिस्ट्री चलाऊं या जैसे मैं चाहता हूं वैसे चलाऊं? हिस्ट्री के भी क्वेश्चन रहें, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन रहें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के भी क्वेश्चन रहें, और एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चन रहें, और साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन रहें, हर तरह के, मतलब कुल मिलाकर हर तरह के मैं चाह रहा हूँ क्वेश्चन रखने। अब आप लोग हमें बताइएगा किस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए। चलिए जवाब दीजिएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार दोस्तों संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुल कितने सदस्य होने थे दोस्तों? तो पहला ऑप्शन कहता है 389, दूसरा ऑप्शन कहता है 409, तीसरा ऑप्शन कहता है 429 और चौथा ऑप्शन कहता है 505। तो दोस्तों इसका जवाब हो सकता है आप ना दे पाएं, इसका जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा कि कैबिनेट मिशन योजना के बारे में बात करते हैं तो संविधान सभा में इसने कहा कि कम से कम 389 सदस्य होने चाहिए। ये जो कैबिनेट मिशन है दोस्तों ना, ये जो कैबिनेट मिशन है ये 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया था, ठीक है। 24 मार्च 1946 को दिल्ली में पहुंचा था। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था दोस्तों, कैबिनेट मिशन लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत को शांतिपूर्वक सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए उपायों और संभावनाओं को तलाशना, कि भारत को शांतिपूर्वक कैसे इसके सत्ता को हस्तांतरण कर दिया जाए। यानी कि क्योंकि ये 1946 है तो आप सोचिए 1947 में भारत देश आज़ाद होने वाला है। तो भारत देश को आज़ाद होने के लिए अब भारत देश को आज़ाद तो करना है ब्रिटिश सरकार को, लेकिन उसे क्या करना है कि भारत की सत्ता को भी तो हस्तांतरित करना है। ऐसे थोड़ी ना कि ब्रिटिश सरकार सब छोड़कर चले जाए, ऐसे ही जिसका मन करे लूट ले जाए, जिसका जो मन करे वो ले ले, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है, यहाँ पर भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए ना जो बोले कि हाँ मैं इस देश को चलाऊंगा अच्छे तरीके से। तो इसलिए एक तरीके से कैबिनेट मिशन लाया गया था दोस्तों। और कब आया था? 24 मार्च 1946 को। कहाँ पर पहुंचा था? दिल्ली में आया था। बाकी इसकी और भी कहानियां नहीं, बहुत सारे छात्र इसमें कुछ जो पढ़े होंगे कैबिनेट मिशन के बारे में वे बाद में कहेंगे कि आपने तो बताया ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। देखिए इसमें बहुत सारी कहानियां हैं जो कि मैं जब कैबिनेट मिशन पढ़ाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा, या जब मैं आज़ादी की कहानी पढ़ाऊंगा तब मैं इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं जो आपको जानने वाली हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कैबिनेट मिशन योजना में अगर देखा जाए, कैबिनेट मिशन योजना में अगर देखा जाए तो 3 सदस्य थे दोस्तों। वे 3 सदस्य कौन कौन से थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? एक तो पहले व्यक्ति थे
लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। कौन थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। यही पूछा जाता है कैबिनेट मिशन के एक तरीके से सदस्य कौन थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे, जो भारत के सचिव थे दोस्तों। ये कौन थे? भारत के सचिव थे। दूसरी बात करते हैं, दूसरा सदस्य कौन था? तो दूसरा सदस्य था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था। कौन था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और तीसरा व्यक्ति कौन था दोस्तों? एबी अलेक्जेंडर था। कौन था? एबी अलेक्जेंडर था दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग लगातार हमारा सहयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत बेहतर तरीके से। ये मान के चलिए आपको कहीं नहीं जाना होगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाना ही नहीं होगा। सुपर टेट, केबीएस जैसे एग्जामों के लिए, सी टेट, यूपी टेट, जितने भी एग्जामिनेशन हैं टीचर से संबंधित, आपको कहीं जाना ही नहीं होगा। बस आप लोग सहयोग करिए, हमारा साथ दीजिए, निश्चित तौर पर हम आपको नाराज नहीं होने देंगे। एक बार फिर से मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 24 मार्च 1946 को क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन आया था, दिल्ली में आया था। इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लैंड की सरकार के द्वारा भेजा गया था, वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर भेजा गया था कि भारत को वो बताए कि कैसे हम आपको शांतिपूर्वक सत्ता को हस्तांतरण करें, कैसे वो मतलब आपको सत्ता दें और कैसे आप चलाएंगे। इसमें 3 सदस्य थे। पहले सदस्य का नाम ध्यान रखिएगा, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे, जो कि भारत के सचिव थे। और दूसरे सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। और तीसरे सदस्य थे दोस्तों एबी अलेक्जेंडर थे, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। यहां पर प्रश्न ये है दोस्तों कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे? ये जो पांडुलेखन समिति है ना, इसे कहा जाता है प्रारूप समिति कहा जाता है। आप समझ में आया कि नहीं? इसे क्या कहा जाता है? प्रारूप समिति कहा जाता है, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी या ड्राफ्ट कमेटी कहा जाता है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें संविधान का फादर कहा जाता है या जनक कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको ये बताना है कि प्रारूप समिति के निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे? के.एम. मुंशी, ए.के. अय्यर, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद सादुल्लाह। जवाब दीजिएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य नहीं थे, यानी कि प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रारूप समिति के तो अध्यक्ष थे कौन? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था? 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने क्या किया था? 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने क्या किया था दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने क्या किया था? उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। कहां पर लाया था? संविधान सभा में लाया था इन्होंने। संविधान सभा में इन्होंने क्या किया? उद्देश्य प्रस्ताव लाया था इन्होंने दोस्तों। इन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। कहां पर लाया था? क्या लाया था? उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। कहां पर? संविधान सभा में, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इन्होंने क्या किया था? 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने क्या किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया था और जिसे 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न ये है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित था? मतलब जो संविधान बनना था दोस्तों, उस संविधान सभा के लिए कह सकते हैं कुल सदस्यों के विभाजन किस प्रकार निश्चित था दोस्तों। जवाब दीजिएगा। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि होने चाहिए, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि होना चाहिए और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि होने चाहिए। जवाब दीजिएगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों डी, सही हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यही चीजें निश्चित होनी थी। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भारत का संविधान लागू कब होता है? भारत का संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर 1949 को। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जवाब हो जाएगा पहला, सही हो जाएगा। ठीक, देखिए भारत का जो संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, लेकिन ये जो 26 नवंबर 1949 का डेट है ना दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। 26 नवंबर 1949 को क्या होता है? संविधान सभा में संविधान को अपना लिया जाता है।
जब संविधान बनकर तैयार हो जाता है तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया जाता है, संविधान सभा में संविधान को अडॉप्ट कर लिया जाता है, यानी कि अपना लिया जाता है। और इसी की वजह से क्या होता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, यानी कि रिपब्लिक डे मनाया जाता है। बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं कि 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाया जाता है। नहीं दोस्त, आप गलत सोचते हैं। 26 जनवरी को तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। रिपब्लिक डे का मतलब क्या हो जाता है, रिपब्लिक डे का मतलब ये हो जाता है हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होकर आएगा, ना कि वंशानुगत होकर आएगा। कहने का मतलब ये है जो हमारे देश का राष्ट्रपति होगा, हमारे देश का जो राष्ट्रपति होगा दोस्तों, वो निर्वाचित होकर आएगा, इलेक्शन के बाद इलेक्ट होकर आएगा, ना कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो राजा के जैसे आएगा। मतलब राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा जो निर्वाचन, जो मतलब एक तरीके से चुनाव जीत कर आएगा। सिंपल सी बात इतनी है। तो 26 जनवरी 1950 के दिन क्या होता है, भारत का संविधान लागू होता है और इस दिन क्या होता है, हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, संविधान दिवस हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था, संविधान सभा में संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। आइए अब बात कर लेते हैं ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन है। आइए बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। प्रश्न ये है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, ए है हमारा प्यारा भारत। भाई हमें मैप कम बनाना आता है, लेकिन मान लेते हैं ऐसे। तो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की बात करते हैं तो कुल कितनी लंबाई है दोस्तों, जवाब दीजिए। 19 से लेकर 1933 है और 3033 किलोमीटर है, 3133 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। तो भारत की पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से लेकर पूर्व तक की लंबाई अगर देखा जाए तो कितनी है, 2933 किलोमीटर है। अब यहीं पर प्रश्न ये भी बन जाता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की भारत की लंबाई कितनी है, तो 3214 है। तो ध्यान रखिएगा 3214 जो है दोस्तों, 3214 जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक की भारत की लंबाई है और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो भारत की है वो है 2933 किलोमीटर। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ए वाली जो है आपकी, अगर सीधी वाली लाइन अगर देखा जाए 3214, और अगर देखा जाए हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं दोस्तों, क्षैतिज की बात करते हैं, सॉरी क्षैतिज की बात करते हैं, वर्टिकल की बात करते हैं तो 2933, हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो 3214। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 6500 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है और 6200 किलोमीटर है और 6175 किलोमीटर है। बड़ा अच्छा प्रश्न है ना। भारत की तट की लंबाई, तट की मतलब हो जाता है कि एक तरीके से तटों पर जो है राज्य, उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो तट की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा कि 6100 किलोमीटर लंबाई है। तो भारत की तट की लंबाई कितनी है, भारत की तट की लंबाई है दोस्तों, भारत की तट की लंबाई है एक तरीके से देखा जाए तो कितनी है, 6100 है। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि द्वीपों सहित भारत की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516। ध्यान रखिएगा 7516 कब बात की जाती है, जब द्वीपों सहित पूछा जाता है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप की बात करते हैं, तो जब द्वीपों सहित पूछ लिया जाता है भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516 किलोमीटर बताना है। अगर आपसे कुल केवल ये पूछ लेता है कि केवल आप तट रेखा की लंबाई हमें बता दीजिए, तो 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर यानी कि 6100 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से मैं यहाँ दिखा दूंगा ताकि आपको याद हो जाए। जल्दी से लिख लीजिए, कमेंट बॉक्स में इसको लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। मतलब जितना विश्व का पूरा वर्ल्ड का जो मतलब ज्योग्राफी है, वो भारत का क्षेत्रफल कितना है विश्व स्तर पर अगर देखा जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2.4% हो जाएगा। मुझे पता है समय थोड़ा से बढ़ रहा है, इसलिए मुझे जल्दी करना पड़ेगा इसे फिनिश, नहीं तो इसके बारे में और अच्छे समझाता चलता। तो भारत का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है दोस्तों। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं ईवीएस से कुछ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ईवीएस के 4-5 क्वेश्चन है। देखिए
जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है नियोलॉजी, इटियोलॉजी, इथोलॉजी और डेमोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, इथोलॉजी। ध्यान रखिएगा। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तुरंत कमेंट करके लिखिए, जीवों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जल्दी से कमेंट कर में लिखिए। देखिए, भले ही आंसर मैंने आपको बता दिया है तो आप लिख दिया करें। जब आपको आंसर पता चल जाए ना तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, उस आंसर को ही, ताकि आपको याद हो जाए। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न ये है कि समुद्री शैवाल कितना महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सॉरी, कितना कह रहा हूँ, तो आयोडीन का है, ब्रोमीन का है, क्लोरीन का है और लोहा का है। जल्दी से दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर इसके आंसर के बारे में बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला से हो जाएगा। समुद्री शैवाल के बारे में बात करते हैं तो ये आयोडीन का क्या है? एक तरीके से स्रोत है दोस्तों। आयोडीन क्या होता है? आयोडीन के बारे में बात करते हैं तो एक तरीके से रासायनिक तत्व होता है, हमारे शरीर के प्रमुख पोषक तत्वों में से एक माना जाता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो दिमाग और शारीरिक विकास, मतलब दिमाग में कहीं ना कहीं बीमारियां आने लगती हैं और शरीर में कहीं ना कोई बीमारियां आने लगती है। और आयोडीन की कमी से मुख्य रोग के रूप में अगर देखा गया है दोस्तों तो वो है दोस्तों घेंघा नामक रोग है, जो कि आप जानते ही हैं। चलिए 3 प्रश्न और है, इसको भी देख लेते हैं। लाइकेन है, लाइकेन क्या है दोस्तों? परजीवी है, अपघटक है और रसायन स्वपोषी है और सहजीवी है। जवाब दीजिएगा। थोड़ा से समय ज़्यादा हो रहा है, मुझे पता है, बाद में छात्र देखते नहीं हो, कहते हैं कि जब मैं 36 मिनट 40 मिनट समय मुझे मिलेगा तब मैं देखूंगा। लेकिन अगर क्लास बेहतर लगती है तो फिर तो डेली देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बता दीजिएगा कितने मिनट की क्लास होनी चाहिए। 30 मिनट मैंने सोचा है, अगर आप कहेंगे तो 35 मिनट की क्लास मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सहजीवी हो जाएगा। सहजीवी क्या होता है कि जब दो पौधे अथवा जब दो पौधे या जो दो जीवधारी क्या करते हैं, साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? सहजीवी कहा जाता है। तो जब दो पौधे क्या करते हैं, एक साथ उगते हैं, एक साथ रहते हैं, जैसे अमर बेल के साथ जैसे ऐसे कह सकते हैं, अमर बेल की बात करते हैं जो किसी पौधे पर, किसी पेड़ पर लटका हुआ होता है, ठीक है, या कोई जीवधारी जो होते हैं एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को जो लाभ पहुंचाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? सहजीवी कहते हैं, जिसका उदाहरण है लाइकेन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न ये है दोस्तों कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 25 मार्च, 16 सितंबर और 5 जून। जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों। इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा 16 सितंबर हो जाएगा। 16 सितंबर 1987 से क्या किया जाने लगा है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाने लगा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 1987 से। अच्छा, 2022 की थीम क्या थी दोस्तों? आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2022 की थीम क्या थी ओजोन दिवस की। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, ग्लोबल क्या थी? ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ग्लोबल कॉर्पोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। दोस्तों पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, इसकी थीम थी 2022 को। ध्यान रखिएगा। बाकी जब मैं करंट अफेयर्स करवाऊंगा तो ये सारी चीजें करवा दूंगा। चलिए अगला प्रश्न ये है कि सीएनजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर? वाहनों में किया जाता है, वाहनों और उद्योगों में किया जाता है, खाना बनाने में और उद्योगों में। जवाब दीजिएगा दोस्तों कि सीएनजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाहन और उद्योगों में किया जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लो पेड गेम्स और लोकल पैसेंजर गाड़ी और लोकल पेट्रोलियम गैस। देखिए कितनी जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, तब भी समय हो जा रहा है ना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे में अगर देखा जाए तो पहला सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का संक्षिप्त रूप है। ध्यान रखिएगा। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाता है। इसको तो आप ध्यान रखिएगी। तो दोस्तों आप सभी लोगों को क्लास कैसे लगी एक बार कमेंट करके आप बताइएगा। कोई भी छात्र बिना कमेंट करे नहीं जाएगा। अगर कमेंट करके बताएगा तो हमें ये पता चलेगा कि इस क्लास को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
अगर आपके कोई सुझाव होते हैं तो उसको भी आप ज़रूर दीजिएगा। जैसे कोई ये चाहता है कि 30 मिनट की क्लास होनी चाहिए, कोई ये चाहता होगा केवल हिस्ट्री के पहले करवा जाए, कोई ये चाहता होगा कोई पॉलिटी करवा जाए। जिसके जो भी सुझाव हैं वो कमेंट करके हमें बताएं। ठीक है, सभी के सुझाव को समझा जाएगा और जिसका सुझाव बेहतर लगेगा उसके सुझाव को पारित मान लिया जाएगा और फिर आगे की क्लास को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो ये डेली क्लास होगी, नहीं हफ्ते में 3 क्लास होगी। ठीक है, ये आपके सहयोग पर डिपेंड करता है कि आप लोग हमें क्या सहयोग देते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर ऑल ऑफ यू। कल मिलेंगे करंट अफेयर्स की क्लास में।